नमस्कार। एक्सचेंज फॉर मीडिया के इस मंच पर मैं पंकज शर्मा आप सभी का तहे दिल से जोरदार स्वागत करता हूं। आज E4M वुमेन समिट में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट है डाइवर्सिटी इन न्यूज़ रूम, वाई रिप्रेजेंटेटिव मैटर्स इन शेपिंग पब्लिक डिस्कोर्स। यानी न्यूज़ रूम में विविधता क्यों जरूरी है। क्या विभिन्न जेंडर के, अलग अलग देश के, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के, प्रदेश के, जाति के, धर्म के लोग होने चाहिए, और उससे न्यूज़ रूम किस तरह प्रभावित होता है। क्योंकि न्यूज़ रूम का काम सिर्फ खबरें देना नहीं है, ये समाज की दिशा और दशा दोनों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं जानी मानी पत्रकार, सीनियर न्यूज़ एंकर और न्यूज़ 18 इंडिया में कंसल्टिंग एडिटर रूबिका लियाकत जी। रूबिका लियाकत जी अपनी शानदार, जानदार और धारदार रिपोर्टिंग के लिए, पत्रकारिता के लिए पहचानी जाती हैं। रूबिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले हम टॉपिक पर बात करें। एक दो मेरे माइंड में सवाल थे, तो अगर इजाज़त दें, क्योंकि मेरे से कुछ लोगों ने पूछा भी था कि यार अगर जा रहे हो तो यार हमारी तरफ से भी पूछ लेना। तो अगर इजाज़त हो तो शुरू करें। नहीं, मैं नहीं भी दूंगी तो पूछना ही होगा आपको। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है। जैसे हमने कल वुमेन्स डे बनाया, ठीक है, आप भी कई कार्यक्रमों में कल इंगेज रही, कार्यक्रमों में। तो आपको क्या लगता है कि जो एक दिन मनाते हैं, वुमेन्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, क्या एक दिन में उन सब के मुद्दे जो हम चर्चा करना चाहते हैं, या महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर बात करना चाहते हैं, या सिर्फ एक दिन तक सीमित रह जाते हैं? क्या मतलब क्यों नहीं लगता कि इसकी हमेशा बात करनी चाहिए? इस सवाल पर मैंने बहुत मंथन किया था कि एक दिन से काम चल जाएगा क्या। लेकिन जो जन्म होता है ना, वो एक ही दिन होता है। फिर 364 दिन आपको काम करना होता है। आग जब लगती है तो वो एक ही चिंगारी से लगती है, जी। और उसके बाद वो फैलती है। नदी जब फूटती है तो वो एक बूंद से फूटती है, और उसके बाद आगे सागर में मिलती है। तो वो एक दिन बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो टोकनिज्म तक रह जाता है, सिंबलिज्म तक रह जाता है, लेकिन वो चिंगारी जब जब लगती है, हो सकता है हमारे लिए बड़ा आम हो कि विमेंस डे पर जाना है, भाषण देना है और वापस घर चले जाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहली दफ़ा ऐसे किसी कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, और इस 10 मिनट में से अगर वो 30 सेकंड भी उनके दिल में कहीं मैं बस जाऊंगी विमेन डे की किसी बात को लेकर, तो ज़िंदगी बदल सकती हूँ। और जैसे अभी बांसुरी स्वराज ये कह कर गई हैं कि हर एक आदमी अपने आप में क्रांति है। शुरुआत आपको करनी है। आप ये मत सोचिए कि इसको आगे कौन लेकर जाएगा, आप बस बढ़ते चले जाइए। मैं आज भी मानती हूँ कि भले ही टोकनिज्म हो, भले ही सिंबलिज्म हो, लेकिन ये होना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चिंगारी है। धन्यवाद इस जवाब के लिए। और दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल और टॉपिक से थोड़ा अलग हटके था कि आपने पत्रकारिता में एक अलग पहचान बनाई है, आपकी बेबाक रिपोर्टिंग और तमाम तरह की तारीफ और चर्चा सब होता है। तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है, या महिला पत्रकारों के सामने किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं? बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं 3 महीने प्रेग्नेंट थी। ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि 4-5 महीने थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद विल ब्रेक द न्यूज़। तो मैंने ये ऑफिस में नहीं बताया था। और मैं थोड़ी चुलबुली हूँ, आउटस्पोकन हूँ। तो अ, वो माझी वाली स्टोरी फिल्म रिलीज़ हो रही थी उस वक्त, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो रोहित सरदाना उस वक्त हयाती में थे। तो अ, बिहार में जहाँ पर वो पहाड़ तोड़ा गया था, वहाँ पर पूरी टीम को ले जाया जा रहा था। तो रोहित ने, उस वक्त वो आउटपुट हेड थे, तो उन्होंने कहा रोबिका जाएगी। तो मैंने कहा कहाँ जाना है? तो कहा वो वहाँ जाएंगे। तू ही तो मांगती है ना कि कुछ एडवेंचरस होना चाहिए, तो वो वहाँ जाना है तुम्हें। तो मैंने कहा अच्छा, बस ये बताना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो हंसा, बोले चल मजाक कभी और। क्योंकि मैंने मुस्कुरा कर कहा कि बाय द वे, बस मैं ये बताना चाहती थी कि, बोले मना करने के बहुत तरीके होते, चल जा। एंड मैं वहाँ पहुँच गई। जब वहाँ पहुँची, मेरी ज़िंदगी का वो सबसे मतलब वो, उसे कहते हैं ना कि संघर्ष, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में क्या होता है वो मुझे तब पता चला।
पूरा क्रू वहाँ पर पहुँच चुका था, सारे पत्रकार पहुँच चुके थे, और वो जगह ऐसी है जहाँ पर आज भी मिट्टी के घर हैं। तो आप समझ लीजिए उस वक्त ना तो शौचालय नाम की कोई चीज़ होती थी, और पाखाना करना होता था तो औरतों को झाड़ियों में जाकर करना होता था। लेकिन चूंकि वहाँ पर इतने तादाद में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस मौजूद थे, वीवीआईपी लोग थे, तो चारों तरफ वहाँ झाड़ियों में भी पुलिस वाले खड़े हो गए थे। और मैं इतना तकलीफ में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। मुझे प्यास लग रही थी लेकिन मैं पानी नहीं पी सकती थी, क्योंकि मुझे वॉशरूम इस्तेमाल करना है, रेस्ट रूम इस्तेमाल करना है, और वहाँ पे रूम छोड़िए, वहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे कि कहाँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मर्दों के लिए तो बड़ा आसान था, कोई जगह पकड़ ली। अब मेरे लिए इतनी दिक्कत, शुक्र है एक वो बुजुर्ग औरत का जिसको मैंने कहा, तो उसके घर के पिछवाड़े में उसने साड़ी से चारों तरफ बांधा हुआ था, और वो उसका, और उसके लिए भी मुझे चढ़कर ऊपर जाना पड़ा। तब मुझे लगा कि भाई मजाक नहीं है ये। बाकी सब मज़े में घूम रहे थे, एंड आई वॉज समवन हु वॉज टेरिफाइड विद द आइडिया कि कुछ और देर रुक गई तो मैं क्या करूँगी। ये छोटा सा चैलेंज है, और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस महिलाओं को ऐसे आते हैं, लेकिन फिर आप उससे सीखते हैं और उससे ही आप आगे बढ़ते हैं। फिर आप ध्यान रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी असाइनमेंट पर किसी लड़की को भेजना है तो आप 10 बार सोच लेते हैं कि किस तरीके के इंतज़ाम होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं, उसे रोकते नहीं, आप उसे बता देते कि देख पूरी तैयारी करके जाना, आसपास जगह ढूंढ लेना। दिस इज़ हाउ वो कैमराडरी बिल्ड होती है, और आप किसी को अगर मेंटोर कर रहे हैं तो उसे ये बता देते हैं। सो आई रिमेंबर दैट वन स्ट्रगल आज भी। जी जी। तो अब हम टॉपिक पर बात कर लेते हैं। जैसे अभी बात चल रही है डाइवर्सिटी इन न्यूज़ रूम, यानी न्यूज़ रूम में विविधता क्यों ज़रूरी है, यानी सभी धर्म, सभी वर्ग, जेंडर इक्वलिटी, इन सब की बात करते हैं, तो आपकी नज़र में क्यों ज़रूरी है, और क्या ये इस तरह का हो रहा है, अभी है विविधता है तमाम न्यूज़ रूम्स में, या अलग अलग ही? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाइस्ड हो जाता है, या एक तरफ झुकी हुई सी लगता है कि न्यूज़ रूम के यार सभी एक ही धर्म के, एक ही जाति के, या एक ही है, तो लोगों को लगता है। आपकी नज़र में क्या है? मतलब धर्म जाति क्या होता है? जब जब आप में कैलिबर है, कैलिबर की कोई धर्म जाति नहीं होती जी है, इस बात को आप समझ लीजिए। मैं जब आई थी मेरे माथे पर नहीं लिखा हुआ था कि मैं मुसलमान हूँ। जी यहाँ पर अनुराग बत्रा बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं के प्रयोगशाला से निकली हूँ, जी एफएमसीसी से, और इन्होंने मुझे इसलिए रिक्रूट या इसीलिए मुझे एडमिशन नहीं दिया था क्योंकि मैं महिला हूँ या मैं मुस्लिम हूँ। इन्होंने बस वो टैलेंट देखा था। सो टैलेंट की कोई धर्म और जाति नहीं होती, जी पहली बात समझनी होगी। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम सारी चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ उंगली कर देते हैं, इनको ये करना चाहिए, इनको ज़्यादा। मैं कह रही हूँ अपने से शुरू कीजिए ना, क्रांति अपने से लेकर आइए ना। जी मतलब हर चीज़ सरकार को कर लेनी चाहिए, मैनेजमेंट को कर लेना चाहिए, एडिटर को कर लेना चाहिए। अरे भाई, मुझे अगर एडिटर किसी चीज़ के लिए नहीं चुनता है तो मैं जाकर उससे लड़ती हूँ कि मुझ में क्या कमी आपको दिखी, आपने उसे चुना, क्यों चुना उसे? मेरी भी 2 आँखें हैं, मेरे भी कान हैं, मेरे भी दिमाग है, मेरी भी ज़ुबान है। पत्रकारिता के लिए यही चाहिए ना। जी अगर प्राइवेट पार्ट की ज़रूरत होती तो मैं समझ जाती, लेकिन पत्रकारिता में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मेरे पास भी है, उसके पास भी। आप जाकर, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। और आप ये इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, सबको ये सोचना होगा कि इसको से नहीं, आप में अगर वो कैलिबर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, और जो रोकेगा तो फिर क्रांति आप ही को लानी है कि भैया तुमने रोका कैसे। आज की तारीख में न्यूज़ रूम में मेघा अच्छे से जानती हैं, रीमा भी जानती हैं, ये न्यूज़ रूम से आती हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अब आप रातों रात चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर चेंज हो रहे हैं। अलग अलग कौम, अलग अलग ज़ात, आपको वहाँ के लोग दिखते हैं, लेकिन जब हम न्यूज़ रूम में काम कर रहे होते हैं तो हम बनिया, ब्राह्मण और मुसलमान और हिंदू बनकर काम नहीं कर रहे होते हैं। जी। यानी मेरा वो नहीं था, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, हाँ। मतलब मेरा वो नहीं था धर्म और जाति, लेकिन मेरा कहने का मतलब डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो क्या लगता है कि जब समाज के ज़्यादा वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप या ये सिर्फ टैलेंट की बात होगी? सोचकर एंटर थोड़ी करेंगे कि क्योंकि मैं हाँ फला ये जाति से आता हूँ तो मुझे वहाँ एंट्री मिलनी ही मिलनी चाहिए।
मैं कह रही हूँ आप खुद पर काम करेंगे तो कोई जाति, कोई धर्म, कोई 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 और चीज आपके आड़े नहीं आ सकती है। मैं जिस जगह से आती हूँ, मैंने अपने सपने में, मेरे खानदान ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आज यहाँ E4M के मंच पर बैठकर और मैं ये बता रही हूँगी कि कैसे क्या होता है। मैं भी एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर तमाम तरीके की बंदिशें थी। मतलब इमीडिएट फैमिली में भले ही ना हो, लेकिन सोसाइटी में तो थी। लेकिन हम आए ना, अगर ये सोच लेते कि कोई आकर हाथ पकड़ के मुझे लेकर जाएगा, तब तो फिर ज़माने बीत जाते, फिर तो मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों को इंतज़ार करना पड़ता। और ये सोच लेती कि मैं महिला हूँ और मैं माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मतलब डबल माइनॉरिटी होगी ना, एक तो मुसलमान और ऊपर से महिला, तो फिर हो जाता काम। डाइवर्सिटी ज़रूरी, आई अंडरस्टैंड जी, उसका मतलब खबरों की कवरेज पर भी असर पड़ता है, आपका मानना है क्या ये? नहीं, कैसे पड़ेगा? मतलब आप भारतीय कि बन के अगर काम महिलाएं करेंगे मान तो लीजिए ज़्यादा होंगी या पुरुष ज़्यादा होंगे न्यूज़ रूम में, मतलब जो मेरा सवाल है आपसे, तो पता चला कि पुरुष डोमिनेट कवरेज ज़्यादा होगी या महिलाओं के मुद्दों को उतनी जगह नहीं मिल पाएगी। अगर न्यूज़ रूम में महिलाएं ज़्यादा होंगी तो वो जाहिर सी बात है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उधर काम होगा, महिलाएं भी अपने मुद्दों को ज़्यादा तेज़ी से और मुखरता से उठा पाएंगी। मुझे पहले का तो नहीं पता है, लेकिन अब तो ये काम नहीं हो सकता। 2500 महिलाओं के खाते में जा रहे हैं तो बताना पड़ेगा। एडिटर मर्द हो कि महिला हो, जी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ जी। अगर अगर महिला वोटर्स डिसाइड कर रही है कि हम इसको जिताएंगे तो कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता उस जी, खबर को। अभी जैसे बांसुरी जी ने कहा कि 20% मात्र भागीदारी है हमारे यहाँ तो मीडिया में जो। 12% है। हाँ, तो 12% अभी ये वाली बात है कि 12% है, तो क्या इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं कि महिला इक्वलिटी की, तो क्या इसको बढ़ाने की ज़रूरत है? और दूसरा चीज़, क्या सिर्फ संख्या के ही आधार पर होगा या उनकी नीतिगत फैसलों में भी उनकी कुछ ना कुछ नहीं पंकज भागीदारी भाई, होती है? बढ़ाने की तो ज़रूरत है, जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे, मैं आप सबसे पहले ही इस बात की माफ़ी चाह लेती हूँ, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ बहुतों को ऐसा लग सकता है कि बड़ा मतलब ये स्टेटमेंट की इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके मैं ये बात कहूँगी। किसी और पर जिम्मेदारी डाल देना बहुत आसान होता है, और ये जो 12% महिलाएं हैं, अगर ये 12% महिलाएं इस रेशियो को बरकरार रख सकती है, तो उनके भी तो वही आंखें, हाथ पैर, और उन्हीं उनकी ज़िंदगी में तो वही बच्चे, मियाँ, परिवार, घर बार सब हैं, लेकिन वो फाइट कर कर उस 12% में बनी हुई है ना, जी, है ना। तो वो महिलाओं को ये तैयारी करनी होगी कि आप हिस्सा बनी रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तकलीफ आए, आपको हिस्सेदारी अपनी। आसान है टू क्विट, डू नॉट क्विट। आसान होता है, मतलब मान लीजिए आपको एडिटर परेशान कर रहा है, आप आ क्यों नहीं रही हैं, आपको फला जगह जाना है, आपको फला, एडिटर बहुत परेशान कर रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा, डू नॉट क्विट। सबके टाइम, सबकी जिंदगी में ऐसे पड़ाव और मौके आते हैं जब आपको ये लगता है कि जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, आपको ये लगता है कि जस्टिस आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसे क्विट कर देना इज नॉट द आंसर। जी। मतलब Sometimes it's very degrading what people say. It may not be even factually right. How do you deal with it? initially I really used to get upset because my father is also on social media, my mother also used to be on social media. तो मुझे ये लगता था कि मैं तो कोई बात नहीं, डील कर लूँगी, बट वो जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हाउ वुड दे फील। सो आई यूज्ड टू बी रियली worried about it. But then after that, I realized that these are not the people who have walked with me, struggled with me. They do not know who I am. And so I give them that right of saying whatever they want to. I would get hurt when Anurag Batra would write something about me on Twitter. I would get hurt when Megha Prasad would write something which is not right about me. You are the people who matter to me. And people who troll me, I always take social. अब एक नया तरीका मैंने खोज निकाला है अनुराग जी। वो तरीका ये है कि मैं सोशल मीडिया को भोंपू की तरह इस्तेमाल करती हूँ। यू नो व्हाट इज़ भोंपू? यू नो व्हाट इज़ लाउड स्पीकर? एंड वो भी पुराने ज़माने का लाउड स्पीकर। पुराने ज़माने का लाउड स्पीकर इज़, आप अपनी बात बोलो और चारों तरफ वो आवाज़ फैलेगी और फिर उसको रख दो।
अगर भोंपू कान पर लगा दिया तो दिमाग फट जाएगा. सो आई यूज इट एज भोंपू. मैंने अपनी बात कह दी और भोंपू को रख दिया. मतलब अपनी बात कह दी, दूसरे की नहीं सुनी, तुरंत कह के साइड हो तो लिया. गाली सुनने के लिए थोड़ी मैंने हाँ, ये आपका बिल्कुल इतनी सही भोली पॉइंट है. थोड़ी हूं मैं कि आपने घर के शीशे फोड़ूंगी. लेट लिया लेकिन डिसीजन अच्छा लिया आपने, है ना. तो नट शेल में अगर हम टॉपिक की बात करें, नट शेल में तो आपका यही कहना है डाइवर्सिटी ज़रूरी है, महिलाओं की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है और महिलाओं को क्विट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. थोड़ा सा धन्यवाद रूबिका जी, जो Thank आपने you so समय much. दिया. टॉपिक Thank के लिए you. हमें कम समय मिला. थैंक यू.